धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आज राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों में से किराएदारों को बेदखली के संरक्षण के लिए उत्पन्न विधेयक 2026 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, ये जो विधेयक लाया गया है ये निश्चित रूप से राजस्थान की हमारी गंगा जमनी हमारी तहजीब है और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का ये एक प्रयास इस बिल में दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये जनता के मौलिक अधिकारों पर खुला हमला है। आज जिस प्रकार के इस बिल में जो हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार तथाकथित सद्भाव के नाम पर संपत्ति का अधिकार छीनना चाहती हैं और जिस प्रकार से गुजरात में 1991 में एक डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर के उनकी सरकार आई थी, उसी को कॉपी करके आज राजस्थान में भी ये बिल आप लाने का विधेयक लाने का काम यहाँ कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये गुजरात की नकल करके सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, जो सब भाईचारे से और आपसी प्यार प्रेम से रहने काम करते हैं, लेकिन आप इस गंगा जमनी तहजीब को तोड़ करके केवल अपने वोट की खातिर इस राजस्थान के अंदर आप जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को आप तोड़ना चाहते हो, उसको आप दबाना चाहते हो। मेरा इसके अंदर जो संविधान का अनुच्छेद 300A स्पष्ट कहता है, किसी की संपत्ति से बिना उचित कानून के वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये आप विधेयक लेकर के हम लोग आए, आप लोग लेकर के आए हो, ये निश्चित रूप से आम जनता की जो गाड़ी कमाई की प्रॉपर्टी है उसमें भी आम आदमी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन सरकार किसी भी मोहल्ले को विक्षुब्ध घोषित करने का काम कर, आर्टिकल 3 में आपने इसमें कहा है कि धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को आप विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हो। आपने मनमाने ढंग से किसी भी क्षेत्र को आप विक्षुब्ध घोषित करोगे, वहाँ की प्रॉपर्टी को छीन बीन करने का काम करोगे और वहाँ के जो लोगों को इस बात का बड़ा नुकसान होने का काम होगा। माननीय सभापति महोदय, धारा 5 में जांच के दौरान जनसंख्या संतुलन और इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग, क्या यह समुदाय को टारगेट करने का बहाना है? पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मेरा इसमें आपसे निवेदन है कि इस बिल की राजस्थान में किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं कि जो ये बिल विधेयक राजस्थान में लाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह संविधान की समानता आर्टिकल 14 का भी हनन कर रहा है, जो बिल्कुल संविधान को भी हम लोग इसके अंदर चुनौती देने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जब पहले से हमारे पास BNS, BNSS, NSA जैसे हमारे पास में कानून है, तो नया बिल ला करके पलायन में दंगे रोकने की बात कह करके नया बिल लाया जा रहा है, जो राजस्थान की सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक है। और धारा 6 के अंदर भी बहुत खतरनाक रेस्ट्रिक्टिव प्रभाव बताने का काम किया है। उसके अंदर भी राजस्थान में जो स्थिति गंभीर होने का काम होगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार इसके अंदर जो है पुनः विचार करे। आपने दंड के अंदर कहा गया इसके अंदर कि 3 साल से 5 साल तक की सजा करने का प्रावधान आपने किया है। 1 लाख रुपए का जुर्माना आपने करने का इसमें प्रावधान किया है और संपत्ति का मूल्य का 10% जुर्माना। गैर जमानती धाराओं में आप लोगों ने इस मामले को दर्ज करने का काम किया है। SDM और कलेक्टर को आपने इसमें पावर देने का काम किया है। SDM कलेक्टर सरकार के इशारे के ऊपर किसी भी क्षेत्र किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा इसके अंदर निवेदन आपसे है कि सरकार इसके अंदर संबंधित जनप्रतिनिधि को, संबंधित सरकार को, सरकार के मंत्री को इसमें शामिल किया जाए, वो निर्णय ले सके। SDM कलेक्टर के माध्यम से काम करवाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों की जमीनें औने पौने दाम में खरीदी जाएंगी और लोगों को परेशान करने का काम किया जाएगा। ये सीधा सीधा इस विधेयक के माध्यम से भ्रष्टाचार की बू आ रही है और प्रदेश के अंदर जो है इंस्पेक्टर राज लागू होने काम हो रहा है। धीरे धीरे सरकार नामी कोई चीज बची नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि एसडीएम कलेक्टर की बजाय इसमें जनप्रतिनिधि को, संबंधित मंत्री को इसके अंदर एम्पावर किया जाए ताकि वो इसके अंदर निर्णय ले सके। माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर जो है धारा 3 में दिखाई देता है कि धारा 3 के अंतर्गत सरकारों केवल अपनी राय के आधार पर किसी भी क्षेत्र को शुद्ध घोषित किया जा सकता है। इसके लिए जो भीड़ द्वारा हिंसा अथवा किसी समुदाय के व्यक्तियों का अनुचित सामूहिकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम धारा 2(6) के अनुचित समूहीकरण की परिभाषा को देखते हैं तो वह इतनी स्पष्ट और लचीली है कि उसका प्रयोग किसी भी समुदाय या किसी भी क्षेत्र के विरुद्ध मनमाने ढंग से किया जा सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार तय करेगी कि कौन समुदाय समुचित रूप से बढ़ रहा है। ये सरकार कैसे तय कर रही है कि समुचित रूप से कौन समुदाय बढ़ने का काम हो रहा है। और जनसांख्यिकीय संतुलन के नाम पर समाज में विभाजन की कई रेखाएं खींचने का प्रयास नहीं है। यह प्रावधान सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 को अमान्य का अधिकार देता है तथा अनुच्छेद 15 जो धर्म के आधार पर भेदभाव के निषिद्ध करता है की भावना के विपरीत प्रतीत होता है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार के हम लोग चुनौती दे रहे हैं, इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णयों को हमें चुनौती देने के इसके अंदर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, विधेयक की दूसरी बड़ी समस्या धारा 4(5) में भी इसी प्रकार से विशुद्ध, जो किसी भी क्षेत्र को विशुद्ध करने का हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है, दोनों के विरुद्ध जाती है। इसके अंदर भी जो है हम अलग से प्रावधान करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इन सभी प्रावधानों का समग्र विश्लेषण यह संकेत देता है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी चुनौती का विषय बन सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 301 को प्रभावित करता है। इसके विपरीत इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हो सकता है। संपत्ति बाजार प्रभावित होगा, निवेश कम होगा, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ेंगी और समाज में अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। यदि सरकार वास्तव में सामाजिक सौहार्द स्थापित करना चाहती है तो उसे दंगों को रोकथाम, पुलिस सुधार, त्वरित न्याय व्यवस्था की सामाजिक संवाद जैसे उपायों पर ध्यान देना चाहिए, न कि नागरिकों की संपत्ति पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने पर। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके से विनम्र सुझाव है कि इस विधेयक को जनहित में प्रचारित होने के लिए जो है जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए पुनर्स्थापित को भेजा जाए, ताकि और इस बिल को लागू भी नहीं किया जाए। धन्यवाद। श्री शांति जी धारीवाल, नरेंद्र जी बुढ़ानिया।